अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। आपने लास्ट टाइम सीखा था विस्कोसिटी और ड्रैग फोर्स और स्ट्रोक लॉस उसको कैलकुलेट करना सीखा था। तो विस्कोसिटी तो सिंपली इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड को कहते हैं, यानी कि उसकी स्लाइड को जो एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड के ऊपर जो है ना फ्लो करने के लिए, या एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करने के लिए जो फोर्स की ज़रूरत होती है, या वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, उसे हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं। और फिर उसके बाद हमने ड्रैग फोर्स सीखा था कि जब एक बॉडी किसी भी फ्लूइड में से मूव करती है, उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करती है, उसे हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोक लॉ। 6 पाई ईटा आर वी था वो। तो अब यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी है। देखें टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ सबसे पहले, आपको उसी से आपको बात समझ आएगी सही। देखें एक आदमी है, वो स्काई डाइविंग करता है ऊंची बिल्डिंग से या कहीं जहाज से वो छलांग लगाता है। उसके बाद वो खास हाइट पे आके पैराशूट खोलता है और सेफ्टी लैंड करता है। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, जब उसने डाइव किया हाइट हाइट के साथ, तो हाइट से उसने जब डाइव किया तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है, जो उसका वेट होता है। जब वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है, उसकी बॉडी की जो वेलोसिटी वो बढ़ती चली जाती है ड्यू टू एक्सेलेरेशन जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही होती है। उस वेलोसिटी के साथ वो लैंड नहीं कर सकता सेफली। तो फिर क्या है कि उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए। वो हवा में से मूव कर रहा है, तो हवा में से जब वो मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी, वो जो एयर की ड्रैग फोर्स है वो कम नहीं कर सकती, उसका डाउनवर्ड वेट बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो ड्रैग फोर्स बढ़ती भी है उसकी वेलोसिटी के साथ साथ, लेकिन वो ड्रैग फोर्स जो है उसकी वेलोसिटी को इतना कम नहीं कर सकती वो सेफ्टी लैंड करे। फिर क्या होता है कि वो पैराशूट ओपन करता है। पैराशूट ओपन करने से क्या होता है, उसका एरिया बढ़ जाता है। एरिया ऊपर बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो ड्रैग फोर्स है एयर का अपवर्ड वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, डाउनवर्ड वेट के बराबर हो जाएगा। नेट फोर्स ज़ीरो हो गई बॉडी के ऊपर। बॉडी अटेन कर लेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब उसकी वेलोसिटी मज़ीद नहीं बढ़ेगी जो वो अटेन करेगा, और उसी वेलोसिटी के साथ वो ज़मीन पर लैंड करेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं ये टर्मिनल वेलोसिटी थी, और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। इसी तरह वो सर्दियों में जो धुंध पड़ती है, फॉग, वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो छोटे छोटे, गर्मियों में भी होते हैं, लेकिन वो गर्मियों में गैस की शक्ल में रहते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है तो वो लिक्विड शेप लेना शुरू करते हैं, कंडेंसेशन होती है ये। तो डेफिनेटली वो जो ड्रॉप है वो बहुत छोटा होता है, वो डाउनवर्ड आता है उसके वेट, अपने वेट की वजह से। उसके ऊपर भी ड्रैग फोर्स एक्ट करती है एयर की, तो ड्रैग फोर्स जल्दी उसके वेट के बराबर हो जाती है, क्योंकि पैराशूट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे उस ड्रॉप को, उसका मास बहुत ही कम होता है। तो फिर वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है जो कि बहुत ही कम होती है। मैं उस आदमी की तो ज़्यादा थी जिसने डाइव किया, इसलिए वो जल्दी आ गया। लेकिन इस ड्रॉप की जो है वो वेलोसिटी बहुत कम होती है, इस वजह से वो एक बजा देता है नीचे गिरते गिरते। इसलिए तो धुंध देखें काफ़ी टाइम बाद ख़त्म हो जाती है। तो अब देखें नेक्स्ट जो है, इसकी डेफिनेशन देखें पहले। व्हेन अ ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ द फॉलिंग बॉडी, इट्स वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। या फिर इसे यूं भी डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन बाय द ड्रॉपलेट व्हेन इट इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। बाय द बॉडी भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ड्रॉपलेट, क्योंकि आपकी बुक के अंदर इस केस को डिस्कस किया है ड्रॉपलेट को, इसलिए ड्रॉपलेट का लफ्ज़ यूज़ किया है। अब ड्रॉपलेट जो है वो डाउनवर्ड एक्सलेट करता है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, लेकिन साथ में ड्रैग फोर्स भी एक्ट करता है। तो नेट फोर्स जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर। नेट फोर्स जो होगी वो एक तो वेट होगा उसका डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा ड्रैग फोर्स होगी जो अपवर्ड होगी, इसलिए वो उसको माइनस के साथ लिख रहे हैं क्योंकि आप रेफरेंस ले रहे हैं वेट को, डाउनवर्ड को। अब नेट फोर्स जो है एम ए फोर्स फ्रॉम सेकेंड लॉ, और वेट जो होता है वो आपको पता है mg होता है, और ड्रैग फोर्स जो है वो 6 पाई ईटा आर बी। अब जब ये दोनों इक्वल होती हैं, दोनों फोर्सेस ये इक्वल होती हैं, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो। बॉडी एक्सेलेरेशन जो है उसका ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ज़ीरो हो गया, क्योंकि मास तो ज़ीरो नहीं होगा, ए ज़ीरो हो जाएगा जब ये बराबर हो जाएंगी, जिस वजह से ये प्रोडक्ट ज़ीरो। तो एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर और ए वी टी आ जाएगा, क्योंकि वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगी जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगी बॉडी। इधर आके प्लस का कर दें तो एम जी, बल्कि आपने तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है ना वो कैलकुलेट करनी है, तो 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से वी टी को सेपरेट करें तो ये आ जाएगा एम जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर और वी टी। वी टी तो सॉरी उधर ही रहेगा, आर आ जाएगा।
तो ये देखें, अब इसमें mg/6 पाई ईटा r, तो यहाँ पर अब एक चीज़ है, m अननोन चीज़ है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आर भी सॉरी अननोन है, यहाँ पे रेडियस भी, ये दो अननोन है। इनको रिप्लेस करें, यानी m को रिप्लेस करें या r को रिप्लेस करें, एक ही अननोन वेक्टर लेके आए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी जो होती है वो सिंपली हम डिफाइन करते हैं मास ओवर वॉल्यूम। अब यहाँ पर जो हम चीज़ जिसके लिए बारे में हम बात कर रहे हैं वो ड्रॉप है, और ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप में होता है। स्फेरिकल शेप जो होगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई r³ होगा। मास निकालें यहाँ से, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आ जाएगा। तो यहाँ उसकी वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दें 4/3 पाई r³ और साथ में डेंसिटी रो आ गई। अब इसकी ये वैल्यू मास की वहाँ पुट कर दें, तो Vt जो है वो क्या आ जाएगा, देखें 4/3 पाई r³ रो साथ में, और रो डेंसिटी के लिए यूज़ करते हैं डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा r। अब यहाँ से देखें एक r कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, 3 नीचे आ जाएगा, 2 से 4 और 3 6 कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो 2g r²। हाँ, ये जी भी तो है साथ साथ क्योंकि मास की वैल्यू पुट की है ना, जी तो एज इट ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखें रो साथ और डिवाइडेड बाय 9 ईटा। अब इसमें देखें सारे फैक्टर कांस्टेंट्स हैं, एक अननोन है, ईटा कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, r²। तो मतलब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉडी, यानी Vt जो है वो प्रोपोर्शनल है r² के। बॉडी का साइज बड़ा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर रेडियस डबल कर देंगे तो वेलोसिटी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए तो वो जो स्काई डाइवर था उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्रॉप। ड्रॉप का मास तो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इस वजह से उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी बहुत कम होती है। डेट्स वाई वो हवा के अंदर ही सस्पेंडेड नज़र आता है। सर्दियों में कभी आप हाथ हवा में लहराएं तो आपको बाहर तो आपको अपने हाथों पे नमी जो फील होती है वही ड्रॉप्स होते हैं जो जिनकी वजह से आपको फॉग नज़र आ रही होती है। नेक्स्ट फिर हम फ्लूइड फ्लो देखते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है वैसे जी। अब देखें फ्लूइड फ्लो की जो है ना हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है, और जो फ्लूइड फ्लो करते हैं उनकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी मायने रखती है। अब इसको हम डिफरेंट जो है ना पाथ के ज़रिए फ्लो करवाते हैं, जैसे पाइप्स के ज़रिए, और एयर तो ओपनली भी यानी कि वो रेंडमली मूव करती है। अब पानी जो है वो नहरों में, दरियाओं में, इसके अलावा पानी पाइप के अंदर और भी बहुत सारे लिक्विड्स हैं जो पाइप के अंदर हम मूव करवाते हैं, उनको फ्लो करवाते हैं। तो जो इसमें फ़्लो है वो दो तरह से होता है, स्ट्रीमलाइन या फिर लेमिनर फ़्लो कहते हैं, और दूसरा टर्बुलेंट फ़्लो होता है। अब स्ट्रीमलाइन फ़्लो क्या होगा, देखें उसके नाम में जैसे है स्ट्रीमलाइन, इससे पहले स्ट्रीम और लाइन को कल क्लियर कर लें। स्ट्रीमलाइन होगा जी अगर मीडियम के पार्टिकल जो है वो एक ही लाइन के लॉन्ग मूव करेंगे उसे स्ट्रीमलाइन नाम देते हैं हम लोग, और लेमिनर उसका दूसरा नाम है। अब अगर पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद आने वाले पार्टिकल भी उसी पाथ को ही फॉलो करते रहेंगे, अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को अगर चेंज नहीं करेंगे, और जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, तो ये वाला जो फ्लो होगा उसे हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहेंगे। तो जैसे इसकी सिंपल एग्जांपल है कि आप रबड़ वाला पाइप लें, टैप के साथ अटैच करें, टैप खोलें, उसके बाद पाइप के एंड से पानी बाहर आना शुरू होगा। आप एक्सटर्नली कोई प्रेशर अप्लाई ना करें तो वो पानी बड़ा स्मूथली बाहर आएगा, तो वो जो फ्लो है उस टाइम वो लेमिनर फ्लो है। द फ्लो इज सेट to be laminar streamline flow if every particle that passes a particular point move along exactly the same path as followed by the by particle which passes that point earlier। यानी जो पॉइंट मूव कर रहे हैं एक पाथ के ऊपर, उनके बाद आने वाले पार्टिकल भी सेम वही पाथ मूव कर फॉलो करते रहेंगे, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या है, स्मूथ पाथ अलोंग विच अ पार्टिकल मूव इज इन अ लैमिनर फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। स्मूथ पाथ होता है यानी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। स्टडी फ्लो कंडीशन है इसकी, यानी कि जो
इसकी कंडीशन है इसी लेमिनर फ्लो की, या इसको स्टडी फ्लो की कंडीशन कहेंगे, कि ये स्ट्रीमलाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, जैसे मैंने पहले भी बोला है। तो स्ट्रीमलाइन जो है वो उसी स्ट्रीमलाइन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उसी लाइन को ही फॉलो करते रहेंगे। जैसा कि इस साइड पे आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है, ऊपर वाला जो पाइप है इसमें देखें वो नैरो तो हो गया, लेकिन उसमें जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो उनके दरमियान गैप कम हुआ है, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर रही। तो ये लेमिनर फ्लो है या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और फिर नेक्स्ट टर्बुलेंट फ्लो है। इसमें देखें, अगर आप फ्लूइड की स्पीड बढ़ा देंगे उसी की, जैसे आप वही रबड़ वाली एग्जांपल लें, रबड़ वाले पाइप की, तो अब आप एक्सटर्नल प्रेशर जब अप्लाई करते हैं, प्रेस करते हैं, या आगे उसका जो एंड है, ओपनिंग एंड है, उसके ऊपर आप हाथ रखते हैं, डेफिनेटली जो उसके अंदर से वाटर बाहर आता है उसकी स्पीड चेंज होती है। तो वो इधर उधर रैंडमली भी वो उसकी मूवमेंट होती है। तो वो यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है बड़ी रैप्टली चेंज होती है और स्पीड बढ़ती है। तो जब स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है फ्लूइड्स की, तो उनकी स्ट्रीमलाइन जो है वो क्रॉस कर लेती हैं, पार्टिकल्स एक लाइन से दूसरी लाइन में चले जाते हैं। तो ये वाली जो फ्लो होगा फिर उसे टर्बुलेंट कहेंगे, ये रेगुलर नहीं है। तो इरेगुलर अनस्टडी फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। इसमें क्या होगा कि वेलोसिटी रैप्टली चेंज हो जाएगी, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। तो ये डिफरेंस आता है मोस्टली लेमिनर फ्लो में और टर्बुलेंट फ्लो में। तीनों के तीन तीन पॉइंट्स, मतलब दोनों के तीन तीन पॉइंट्स लिखने हैं आपने, डेफिनेशन लिखनी है पहले। तो दूसरा, इसमें पाथ जो है चेंज नहीं होता, मतलब जो पार्टिकल आ रहे हैं उसी एक पाथ को फॉलो करते हैं और डायरेक्शन नहीं चेंज होती वेलोसिटी की। जबकि टर्बुलेंट फ्लो के अंदर वेलोसिटी चेंज हो जाती है रैप्टली। और दूसरी तीसरी बात ये है कि स्ट्रीमलाइन क्रॉस नहीं करती और टर्बुलेंट में क्रॉस करती हैं। नेक्स्ट जो है छोटा सा जो क्वेश्चन साथ ये भी है कि कंडीशन जो है वो आइडियल फ्लूइड के लिए क्या है, यानी आइडियल फ्लूइड मीन यही स्ट्रीमलाइन जो फ्लो होगा इसके लिए क्या कंडीशंस हैं। देखें, ये आइडियल फ्लो है तो डेफिनेटली इसमें से कुछ बातें अचीवेबल हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो पहली बात, नॉन विस्कस। देखें, कोई भी फ्लूइड ऐसा नहीं है जो जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो। हाल दो गैसेस की बहुत कम है, कुछ लिक्विड्स हैं जैसे वाटर, उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत कम है, इजीली फ्लो कर सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं है। तो फ्लूइड इज़ नॉन विस्कस, यानी देयर इज़ नो इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट हो, कंप्रेस ना किया जा सके, मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप जो है वो कम ज़्यादा ना हो सके। स्टडी, और फ्लूइड मोशन इज स्टडी, यानी मोशन जो है स्टडी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है आइडियल फ्लो के लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए। तो ये याद रखनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और फिर साथ ये एमसीक्यूज भी आता है, साइड बॉक्स है आपका, कि ये जो फार्मूला वन रेस कार है और ये डॉल्फिन्स हैं, उनकी शेप जो होती है वो स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है ताकि जो मूवमेंट ऑफ एयर है उनके क्रॉस जो है स्मूथ रहे। यानी जब गाड़ी रोड पे मूव कर रही है, सामने से जो एयर है वो एयर उसकी बॉडी से स्मूथली मूव करके जाए। यानी ये ना हो बॉडी की शेप ऐसी हो कि वो जो एयर सामने से आ रही है या एयर की डिफरेंट लेयर में से गाड़ी मूव कर रही है, तो एयर जो है वो जो ड्रैग फोर्स क्रिएट करेगी, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, वो मिनिमम होनी चाहिए ताकि वो गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड गेन कर सके। तो गाड़ी की जो शेप है वो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो एयर की जो स्ट्रीम लाइंस हैं उनको डिस्टर्ब किए बगैर उनमें से गुजरती है, तो एयर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और डॉल्फिन्स की तो नेचुरली बॉडी स्ट्रीम लाइन है, वो ईजिली वाटर के अंदर इस वजह से मूव कर सकती है, स्विम कर सकती है। हम भी स्विम करते हैं, लेकिन देखें हमें कितना फोर्स लगाना पड़ती है अपने आप को पानी के अंदर फ्लो करवाने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं है बिल्कुल। पहले से देखें सारा, फिर कंधे बाहर की तरफ, तो आगे जो सामने से ड्रैग फोर्स होती है फ्रॉम वाटर वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम इजीली फ्लो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है। जबकि जो डॉल्फिन्स हैं तो इनकी बॉडी तो नेचुरली स्ट्रीमलाइन है। इसके अलावा जो एयरप्लेन होता है, देखिए उसकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है ताकि एयर के अंदर जो है वो मैक्सिमम स्पीड गेन कर सके। तो ये एमसीक्यूज है, ये याद रखने हैं कि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप बनाई जाती है, और वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो उनका फ्लो रेट है उसके बारे में बात करेंगे थ्रू पाइप्स। अल्लाह हाफिज़।